सर ये जो करारदादें पेश करने की तजवीज़ की जा रही हैं कि जिसमें पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाई जाएँ, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए जाएँ कि इनक़िला जो हुआ है सारी अमरीकी फ़ौजों का, इसमें सबसे ज़्यादा मदद पाकिस्तान ने फ़राहम की है। When you stand firm, when you stand up, when you say absolutely not, एब्सोल्युटली नॉट। तो उसकी कीमत तो होगी, इसमें तो कोई कोई शक शुबा नहीं है। बट डज दैट मीन के पाकिस्तान के सर से वो जो डेमोक्रेसी की सोड़ है, तलवार है, वो हट जाएगी की, वो नहीं हटेगी। मतलब पाकिस्तान को ये एजाज है कि हम अमेरिका के अलाइज भी रहे हैं और उसके बावजूद सैंक्शन भी रही हैं। सबसे ज्यादा तो ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन इस वक्त क्या है? ऑस्ट्रेलिया कहाँ खड़ा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया इनफैक्ट जब वो जंग में जापानी सिंगापुर तक आ गए थे तो उस वक्त से इनके दिल में ऐसा खौफ है फॉरेन एग्रेशन का कि इवन उस वक्त उन्होंने इवन ब्रिटेन को कह दिया कि भाई आप हमारी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, हम तो अब अमेरिका के संग चलेंगे। यूं समझ लो कि ये अमेरिका के वो नहीं कहते घड़े की मछली हैं। तो सर इसका मतलब है कि धचका यहाँ की मईशत को, ऑस्ट्रेलिया की मईशत को भी लगेगा। बिल्कुल लगेगा। एंड दे विल इवन ये जो है इसमें बेसिस वगैरह जो यहाँ डेवलप कर रहे हैं, जो मिलिट्री उसको स्टेटस को इम्प्रूव कर रहे हैं, चाइनीज इनको ठीक ठाक टफ टाइम दे रहे हैं, लेकिन करनाला वहीं का वहीं रहेगा। मैं नहीं समझता कि उसमें ठीक है। आदाब, मैं हूं शफक जाफरी, आप देख रहे हैं पहचान टीवी। बहुत सारे उलझे हुए सवालात और उसको सुलझे हुए जवाबात देने के लिए, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, हमारे साथ मौजूद है खजर न्याजी साहब। फॉर्मर एम्बेसडर है, तो उनके पास जो है ना सियासी सूझबूझ भी बहुत जबरदस्त है और वो बता सकते हैं कि कहाँ किस पहलू से बचकर जो है हम निकल सकते हैं। सर मैं वेलकम करती हूँ अपने स्टूडियो में। कैसे मिजाज है सर आपके? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सर इस वक्त जो चारों तरफ इस वक्त जो वबा फैली हुई है, वो वबा है कि बस तालिबान को बुरा भला कह दो और हम पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह सैंक्शंस लगाने की कोशिश करते रहें। ये वबा बड़ी तेजी से सारे मुल्कों में इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया भी बहुत तेजी से फैल रही है और जैसे ये लॉकडाउन खत्म होगा ये वबा हमें और तेजी से फैलती हुई नजर आएगी। सर ये जो करारदादें पेश करने की तजवीज की जा रही है कि जिसमें पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाई जाएं, पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए जाएं कि इनक़िला जो हुआ है सारी अमरीकी फौजों का, इसमें सबसे ज्यादा मदद पाकिस्तान ने फराहम की है, ये कहा जा रहा है। तो सर इतनी सैंक्शंस लग जाएंगी, पाकिस्तान कैसे उनको बर्दाश्त करेगा? कैसे तरक्याती मंसूबे पूरे होंगे? कैसे आवाम को पाकिस्तान की रिलीफ मिलेगा? सर थैंक यू शोभा। देखिए बात यह है कि जब आप when you stand firm, when you stand up, when you say absolutely not, एब्सोल्युटली नॉट। तो उसकी कीमत तो होगी, इसमें तो कोई कोई शक शुबा नहीं है। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. खास तौर पे देखिए, आप अगर 70 साल से बैसाखियों पे चलते रहे हैं, 70 साल आप डू मोर करते रहे हैं, तो जब आप उससे यानी उसको गिव अप करेंगे तो तकलीफ तो होगी। कोई लेकिन कोई मुफ्त में तो आपको कोई भी नहीं खिलाता। नो पेन नो गेन, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ना, अब रह गया ये जो रेजोल्यूशन पेश हुआ है अमेरिकन कांग्रेस में। इसमें अगर आप देखेंगे गौर से तो बेसिकली ये रेजोल्यूशन पेश किया है रिपब्लिकन्स ने।
और अमेरिकन सिस्टम के तहत कोई रेजोल्यूशन उस वक्त तक एंटरटेन नहीं होता जब तक वो बाई पार्टीजन ना हो। ये रिपब्लिकन का रेजोल्यूशन है, डेमोक्रेट्स ने अभी किसी ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। ओके। और अगर आप इस रेजोल्यूशन को तफसील से पढ़ें तो आपको नजर आता है कि ये मोस्टली इट इज टारगेटिंग द प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन। और उसमें साथ ही जिसको कहते हैं कि रूंगे में पाकिस्तान का नाम भी जो है वो, चूंकि नेचुरली उन्होंने उस कहानी को कहीं लॉजिकल अंजाम तक तो लेके जाना था। हाँ, अच्छा। तो इसलिए यानी क्योंकि इसका जो मेन थ्रस्ट है वो है एंटी बाइडेन, बाइडेन को कंडेम करना है, उसको मजबूर करना है कि इस्तीफा दे, उसको पॉलिटिकली उसको नुकसान पहुंचाना है। अच्छा, तो इसलिए ये रेजोल्यूशन मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से पास होगा। अच्छा, नो, बट डज दैट मीन के पाकिस्तान के सर से वो जो डेमोक्रेसी की सोड है, तलवार है, वो हट जाएगी की? वो नहीं हटेगी, वो नहीं हटेगी। यानी बंदूक कांधे पे है पाकिस्तान के अभी भी? बिल्कुल है, क्योंकि यानी मैंने इधर ANU में एक लेक्चर दिया था, पाकिस्तान द मोस्ट सैंक्शनड अलाई ऑफ द US। तो मतलब पाकिस्तान को ये एजाज है कि हम अमेरिका के अलाइज भी रहे हैं और उसके बावजूद सैंक्शन भी रही हैं सबसे ज्यादा। तो अब जबकि हम उतने अलाई नहीं रहे तो सैंक्शन तो आएंगी। अच्छा, क्यों? कि जैसे आप देखें अमेरिकन एजेंडा देखें, अमेरिकन एजेंडा में बार बार ये कह रहा हूँ, ये मेरा थीसिस है कि हमारे रीजन में, इस रीजन में इसको डिस्टेबलाइज करना है। वो कैसे डिस्टेबलाइज करेंगे? एक तो वो माइनॉरिटीज को जिस तरह बताया, कुछ उनको हेल्प करेंगे, कुछ उनको वो डिफूल करेंगे, कुछ उनको एक्सप्लॉइट करेंगे, कुछ मीडिया के जरिए उसको एग्जैजरेट करके दुनिया को दिखाएंगे। एक बात तो वो ये करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो अफगानिस्तान के अंदर वो गड़बड़ फैलाएंगे दाइश के थ्रू। दाइश भी अमेरिका की ही परवुर्दा है। इंडिया में उसको, इसका मतलब है कि बड़ा असला देने वाले, बड़ा बड़ा कुछ होने वाला है अगर इनको ये करना है तो। अच्छा, और दाइश के इंडिया में 5 बेसिस हैं। हाँ। अच्छा, तो दाइश के जरिए वो अफगानिस्तान में गड़बड़ फैलाएंगे, फिर कहेंगे कि जी ये तो देखिए ना, ये इनका बड़ा आसान तरीका है, आग लगा देते हैं, फिर कहते हैं जी हम फायर ब्रिगेड लेके आ रहे हैं, तो हमें वो फायर ब्रिगेड लाने की इजाजत दे दें ताकि हम अंदर आ जाएं। अच्छा, अंदर आ जाएं, बिल्कुल तो सही। दाइश के जरिए वो फसाद कराएंगे, फिर वो पाकिस्तान से कहेंगे कि देखिए जी हमें आप रास्ता दें। पहले तो बेसिस का तो एब्सोल्युटली नॉट हो गया, अब कहेंगे चलो एयर स्पेस से गुजरने की इजाजत दें। अच्छा, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल लम्हा ये होगा कि क्या वो उनको इजाजत देंगे एयर स्पेस यूज करने की। अच्छा, अगर नहीं देंगे तो सैंक्शन आएगी। हाँ। तो वो है ना जाए मादन ना पाए रफ्तन। वाह, ऐसे ही। और उनकी सैंक्शन जो हैं अब मतलब है अभी भी इस वक्त भी इन वन फॉर्म और द अदर वो स्टिक एंड कैरेट का खेल इस तरह खेलते रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और इतने एक्सपर्ट हैं उसमें। अभी देखो आप, FATF पाकिस्तान जब उनके साथ था वो भी FATF में था, पाकिस्तान FATF में रहा है उनके साथ होके भी। तो जब उनके साथ नहीं होगा तो FATF से कैसे निकलेगा? अच्छा, तो इसी तरह यानी किसी न किसी बहाने से पाकिस्तान की जो है आर्म ट्विस्टिंग होती रहेगी। बिल्कुल, आप इस बात से बिल्कुल यानी लिख लें, लिख के बांध लें अपने पास कि ये होता रहेगा। मुश्किलें होंगी, और लेकिन वो मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई, तो we'll learn to live with it। उम्मीद रखते हैं हम कि मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो सर ये बताइए कि ये ओकस बना ऑस्ट्रेलिया, UK, US, सर जब ये इतना मदद ले रहे हैं भारत से,
इतना भारत जो है इनका फेवरेट बना हुआ है, तो भारत को और जापान को क्यों नहीं शामिल किया गया इस अलायंस में? अच्छा, अब इनकी तवज्जो है कि चाइना को साइडलाइन करें, तो ये कामयाब हो जाएंगे चाइना को साइडलाइन करने में? आपका सवाल का पहला हिस्सा हम्म, कि जापान और भारत को इन्होंने क्यों ऑकस में शामिल नहीं किया है। हम्म, देखिए, ये जो वाइट एंग्लो सेक्सन प्रोटेस्टेंट्स 5 भाई कहें या 5 कजन्स हैं, दे आर लाइक ए फिस्ट। हम्म, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अच्छा, तो ये यूं होने के जो वेस्टर्न अलायंस है, हम्म, ये उसकी किचन कैबिनेट है, ये कोर है, इनर, ये मिनिस्ट्री है उनकी, इनर कोर है। अच्छा, उसके अलावा जो बाकी अलाइज हैं इनके, चाहे यूरोप है, चाहे इंडिया है, जापान है, एशिया है, अरब्स हैं, तो वो समझो कि वो आउटर आउटर पेरिफेरी के हैं, वो सेकेंडरी अलाइज हैं, हाँ, लेकिन वो उनकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी 2 में आते हैं। हाँ, तो जो असल जो फैसला होता है वो ये 5 करते हैं, 5 में भी बेसिकली 2 करते हैं, यूके यूएस। बाकी जो 3 हैं वो इनके समझ लो पख हैं, तुफैली हैं, मतलब वो तो मासूम से हो गया। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो बड़े मासूम बच्चे हैं। हमारा तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जज्बात है हमारे, हम तो यहाँ रहते हैं इसलिए अब तो फिक्र करेंगे। हाँ जी। जी, तो फैसला जो है वो करते हैं। लेकिन अगेन इनका जो एक 5 आइज के नाम से इनकी जो इंटेलिजेंस कोऑपरेशन है कि हाँ, दे शेयर इंटेलिजेंस विद ईच अदर। अच्छा, हाँ, तो ये अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड, अब ये जो है, जो इंडिया को क्यों नहीं लिया। हाँ, अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं आपके प्रोग्राम में अक्सर ये बात कहता हूँ कि ये इंडिया को अमेरिकन यूज कर रहे हैं, इंडिया को समझ नहीं आ रही। इंडिया ये को चाइना के साथ उसके सामने खड़ा करके इंडिया को कमजोर करना चाह रहे हैं। इनको खतरा है कि आज चाइना उभर रहा है, तो अगर ये इंडिया आराम से बैठा रहा, पाकिस्तान और चाइना के साथ इसके मामलात सुधर गए, तो कल ये भी एक बड़ी ताकत बन के उभरेगा और रशिया, चाइना, इंडिया, ये जो है सारी दुनिया पे ये हावी हो जाएंगे। हाँ, अच्छा, तो इसका उन्होंने ये इलाज ढूंढा है कि थपकी दो इंडिया को और उसको चाइना के साथ लगा दो। चलो, तो चाइना भी ब्लीड करेगा, इंडिया भी ब्लीड करेगा। अच्छा, इंडिया को जो है हमारे पे डिपेंडेंट पड़ेगी, असला हमारा बिकेगा, इंडिया कमजोर होगा, असला हमारा बिकेगा। अच्छा, तो इंडिया के साथ तो वो यानी ये है उनकी जो सोच है। अच्छा, इंडिया को शामिल क्यों नहीं किया? और जापान, अच्छा जापान अगेन के जापान जो है वो अमेरिकन की एटीएम है। क्या बात है, एटीएम है। बिल्कुल एटीएम है वो। मैं जब कुवैत में था, इनका जब ये हो रही थी इराक वार, तो इराक वार के दौरान जापानीज प्राइम मिनिस्टर गया वाशिंगटन, तो वहाँ अमेरिकन ने उसको, बुश ने उसको कहा कि भाई हम जंग लड़ रहे हैं, कोई पैसे वैसे। तो उसने कहा जी हम किस लिए पैसे दें आपको जी, जंग आपकी है, आपने तो वो यूएन की उसके मर्जी के बगैर आए हैं आप यहाँ, तो हम कैसे आपको मदद देते हैं। तो इन्होंने उसको सैटेलाइट इमेजेस दिखाए पर्शियन गल्फ के, जिसमें जापानी ऑयल टैंकर्स जो हैं वो गुजर रहे थे, और उन्होंने कहा कि देखिए ये आपके टैंकर्स हैं, हम हिफाजत करें, हम सी लेन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं आपको। अगर हम सिक्योरिटी नहीं देंगे तो ये आपको तो 60% ऑयल यहाँ से जाता है, तो आपका क्या होगा, आपकी इंडस्ट्री का क्या होगा। ब्लैकमेलिंग। तो उसने 10 बिलियन डॉलर तो वहीं मान गया वो, 10 बिलियन फिर बाद में आके उन्होंने और उससे लिया, तो 20 बिलियन डॉलर जो है वो उन्होंने जापान से लिया। अच्छा, तो जापान तो उनकी एटीएम है वो, इसलिए अब इन दोनों को लिया इसलिए नहीं है, मामला है न्यूक्लियर सबमरीन्स का। अच्छा, ये और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है सबमरीन्स की, दे डोंट वांट टू शेयर विद इंडिया और जापान। जैसे मैंने कहा है कि ये इनके अपने कोर है, 5 की कोर है, उसके अलावा जो बाहर के जो भी लोग हैं उनके बाद 5-7 जो है वो जस्ट नीड टू नो कहें कि जिनको कितना बताना है कितना नहीं बताना। तो हालांकि ये बड़ी आसानी से इसी
यानी क्वाड में हाँ, यूके को ज्वाइन कर देते, बस मामला ठीक हो जाता। हो जाता, तो हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ ओवरलैप करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, हाँ लेकिन अभी इन्होंने जो ये, क्योंकि बज़ाहिर बज़ाहिर ये कि जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, दे आर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। ये अब इनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि दे आर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। इसका मतलब ये है कि कोई सबमरीन डीजल से चले, पेट्रोल से चले, सोलर से चले या तो इसमें कोई और फर्क नहीं है। लेकिन ये पहले भी अपने यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी अवाम को ये बेचने के लिए ये कहा जा रहा है कि नहीं, डोंट वरी, ये इसमें कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है, इसमें सिर्फ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। हाँ लेकिन ये पहला जो टेस्टिंग द ग्राउंड, ये हाँ पहला फैक्टर है कि जब इस तरह पब्लिक को थोड़ा सा जो रिएक्शन हो रहा है, अभी लोग रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, लोग हाँ एजुकेट कर रहे हैं। अच्छा, तो जब ये कुछ अर्से के बाद सेटल हो जाएगा, फिर उस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को अल्टरेशन हो सकती है, उसमें न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने की कैपेसिटी जो है ऑलरेडी है, उसमें वो एडजस्टमेंट की जा सकती है। तो दैट हाँ इज गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप। So हम्म। that explains why they are keeping India and Japan out. सर ये तो बड़ा जबरदस्त आपने तज्जिया दे दी। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो ये प्रोग्राम बड़ा सेव करके रखें, इसे देखें। तो सर ये जो हम अगर मैं ऑस्ट्रेलिया का मासूमाना सा सवाल आपसे यहाँ से कर लूं कि ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन इस वक्त क्या है? ऑस्ट्रेलिया कहाँ खड़ा हुआ है? यानी ऑस्ट्रेलिया पीछे पीछे ही चलता रहेगा, इनके कोई अपना स्टैंड भी ले पाएगा फ्यूचर में या नहीं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए और कोई चारा नहीं है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया इनफैक्ट जब वो जंग में जापानी सिंगापुर तक आ गए थे, तो उस वक्त से इनके दिल में ऐसा खौफ है फॉरेन एग्रेशन का कि इवन उस वक्त उन्होंने इवन ब्रिटेन को कह दिया कि भाई आप हमारी प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, हम तो अब अमेरिका के संग चलेंगे। अच्छा, तो इनका हर तरह का, यदि ऑल्दो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ी स्ट्रांग लॉबी है, स्ट्रांग वॉइस है, उसमें लेबर के लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, सीनियर लोग हैं, वो इन चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और वो बार बार इनको ये कह रहे हैं कि देखिए हमारी इकोनॉमी जो है, हम वो चाइना के साथ है, वी बिलोंग टू द वेस्ट बट वी आर लोकेटेड इन द ईस्ट। ये बड़ी स्ट्रांग एक आर्गुमेंट है, स्ट्रांग लॉबी है। लेकिन यही अगर कल लेबर की भी गवर्नमेंट आ जाए तो भी उनके लिए भी कोई और चारा नहीं है। ये यूं समझ लो कि ये अमेरिका के वो नहीं कहते घड़े की मछली है। हाँ, तो सर इसका मतलब है कि धचका यहाँ की मईशत को, ऑस्ट्रेलिया की मईशत को भी लगेगा। बिल्कुल लगेगा। एंड दे विल इवन ये जो है इसमें बेसिस वगैरह जो यहाँ डेवलप कर रहे हैं, जो मिलिट्री उसको स्टेटस को इम्प्रूव कर रहे हैं, उसमें भी है, इट विल बी लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन देम। और साथ ही जो चाइना के साथ इनकी वो है इकोनॉमिक के किस्म की ऑलरेडी वो एक बदमजगी चल रही है, तो उससे भी देखा आपने, जो रो रहे थे, वाइन वाले रो रहे थे, फिश वाले रो रहे थे। अच्छा, अभी मुझे उस दिन एक बिल्डर बता रहा था कि वो चाइना से वो जो आती थी टिम्बर वगैरह, तो उसमें डिले हो गई है, वो उसकी तीन महीने की जो है वो। तो कहने का मतलब यह है कि चाइनीज इनको ठीक ठाक टफ टाइम दे रहे हैं, लेकिन परनाला वहीं का वहीं रहेगा। मैं नहीं समझता कि उसमें कोई हम दुआ तो कर सकते हैं सर, हम दुआ करेंगे। चेक एंड बैलेंस रखना जो होता है बहुत जरूरी होता है। जो पाकिस्तान में चेक एंड बैलेंस रखने का इदारा है नैब, सर वो बड़ी सुर्खियों में आया हुआ है, उसका चेयरमैन बेचारा बड़ा फंसा हुआ है। तो सर वहां क्या होगा? मुझे बड़ा अजीब सा एक बयान अपोजिशन की उससे मिला के, खैर लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं कि चोर मचाए शोर, और गवर्नमेंट कहती है हम चोर से मशवरे क्यों ले, ये जो शोर मचा रहे हैं। और वहां पे दूसरी तरफ अपोजिशन ये कह रही होती है कि भाई हमसे मशवरा नहीं होगा तो ये हो जाएगा। तो सर ये धमकियों का भी बाजार गर्म है, तो चेयरमैन नैब का मसला कैसे हल होगा सर? देखिए, एक लिहाज से गवर्नमेंट अपनी जगह पे ठीक है, अपोजिशन अपनी जगह पे ठीक है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि जिस तरह आपने कहा कि चोर, अब आप ये बताओ कि आप किसी चोर को कैसे कहें कि वो खुद अपनी मर्जी के जज का इंतखाब करे? मतलब दुनिया में ये कहीं भी नहीं होता है। अच्छा, तो लेकिन आप अपोजिशन की बात सुने,
तो हाँ, मशवरा भी लेना ज़रूरी है सर। अपोजिशन वाले ये कह रहे हैं कि ये एक प्रेसिडेंट है, एक ट्रेडिशन है कि हाँ, हमेशा जो है वो अपोजिशन के लीडर को आप कंसल्ट करते हैं। तो जहाँ तक तो ट्रेडिशन की बात है वो तो ठीक है, लेकिन अपोजिशन जो है वो अपनी मर्जी से ट्रेडिशन को सिलेक्ट करती है। अच्छा, ट्रेडिशन जो है, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन ये है कि जब आपके ऊपर कोई किसी पब्लिक फिगर पे जब कोई इल्ज़ाम लगता है तो वो फौरन रिजाइन करता है पहले। अभी किया ना आपकी उसमें चीफ मिनिस्टर ने। प्रीमियर ने, हाँ, एक अच्छा, यहाँ के प्रीमियर ने भी किया हाँ, है। हाँ, अच्छा हाँ, किया है ना। अच्छा, कि जब इल्ज़ाम लगता है तो वो रिजाइन करते हैं, रिजाइन करने के बाद वो फेस करते हैं और फिर वो हाँ, कहते हैं कि आई एम इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। हाँ, अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में क्या ट्रेडिशन है कि इल्ज़ाम लगे तो उस जी नहीं, मैं इस रिजाइन नहीं करना जी, मैंने क्यों नहीं करना कि जी आई एम इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। मासूम है। हाँ, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान में जो जमहूरियत का जनाजा निकाला वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ने निकाला हुँ, कि दो मेजर पार्टी ने मिलके एक चार्टर साइन किया। दैट वाज ए मुखमुखा चार्टर। अच्छा, कि जी एक बारी आपकी, एक बारी हमारी। हमारी, हम हाँ, हम दोनों हम दोनों मिलके चेयरमैन नैब लगाएंगे जो ना आपको कुछ कहेगा ना हमें कुछ हमें कहेगा। कुछ कहेगा। हुँ, अच्छा, हालांकि मैं कहता हूँ कि चार्टर अभी हमारे लोग कहते हैं कि जी अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी। हुँ, अच्छा, अब अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का मतलब उनका ये है कि मेरी अकाउंटेबिलिटी सबसे बाद हो अक्रॉस द बोर्ड। अच्छा, अब देखो, अगर आप शफक ये देखो कि अगर 100 मुजरिम हैं, 100 मुलजिम हैं हुँ, और आपका जुडिशल सिस्टम 10 की वो कर सकता है तो कहाँ से शुरू करें। मैं कहता हूँ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से पहले कम से कम ये तो होता था कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती थी तो मुस्लिम लीग वाले जेल में होते थे और जब मुस्लिम लीग की हुकूमत होती थी तो पीपल्स पार्टी वाले जेल में होते थे। अवाम को ये इत्मीनान होता था कि एक चलो ये तरफ कुछ और कर दें। कुछ तो अंदर जाएंगे। अच्छा, जब ये जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आया तो अब ये हुआ कि ये इनका वो ऐसा मुखमुखा हो गया कि अब वो दोनों जो है वो दन दनाते फिर रहे हैं। हुँ, अच्छा, तो इसलिए अब ये होगा ये कि जो नजर आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लुक्स डिटरमिन्ड कि उसने शहबाज शरीफ के साथ कंसल्टेशन नहीं करनी। अच्छा, तो असेंबली में क्योंकि अब पार्लियामेंट में उनकी मेजॉरिटी हो गई है, कानून भी ला सकते हैं, ऑर्डिनेंस भी ला सकते हैं। हुँ, अच्छा, एंड नोइंग इमरान खान एज वी डू, वो हाँ, वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा इनके साथ। अच्छा, हुँ, वो लीगली जो है वो ही विल मेक इट पॉसिबल टू कि या वो नया लाएगा तो खुद लाएगा, इसको एक्सटेंशन देगा तो वो खुद देगा, और अगर उसने नया लाया तो वो इससे भी ज़्यादा सख्त होगा। तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन के लिए ज़्यादा बेहतर यही है कि कि ये कंटिन्यू करे तो उसके लिए बेहतर होगा। हाँ, वरना और जो लोग हु आर सिटिंग इन द विंग्स तो वो मेरा ख्याल है कि दे हाँ, विल बी टफर वो देन। मुश्किल हो जाएगा। सर आपने अभी ये बात कही नया आएगा तो और सख्त आएगा, तो आपके ज़हन में क्या नाम आते हैं कि लाना होगा इनको तो किसको लेकर आएँगे फिर ये इमरान खान? मेरा ख्याल है अजमत सईद है। अच्छा। अच्छा, सो आपने डरा दिया एक तरह अपोज़िशन को कि ठंडे होके बैठ जाएँ वरना इससे ज़्यादा वो सख्त नाम आएगा। तो नाम तो 2-3 चल रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अजमत सईद वो बेहतर होगा मेरे ख्याल में। वो मतलब माय चॉइस जो है वो अजमत सईद है। अच्छा, सर आखिर में मुझे बताएँ कि ये जो सारे चक्कर चल रहे हैं, एक तरफ पंडोरा बॉक्स है, एक तरफ ये नैब के चेयरमैन का, इसका असर इलेक्शन पे पड़ेगा पीटीआई की तरफ खतरा है पीटीआई को इन सारी बातों से अपोजिशन सारे एक होकर ये खतरा बना देंगे पीटीआई के लिए? अ, देखिए, जो पहले हम बात कर चुके हैं पहले सेगमेंट में कि हाँ, अगर पीटीआई को खतरा है तो वो महँगाई से है। और पीटीआई जो कर रही है, दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड थ्रोइंग मनी इन द मार्केट। वो हुँ, अभी उन्होंने एहसास प्रोग्राम के साथ भी कुछ और ऐड किए, सब्सिडी दे रहे हैं लोगों को, कोई हुँ, अबाउट 12 मिलियन पीपल को वो ये महंगाई अलाउंस कह लें जब वो दे रहे हैं। हुँ, बाकी जो है देखिए, इलेक्शन अगर जिस तरह अगेन
पीपल ये पीटीआई गवर्नमेंट इज डिटरमिन्ड के वो ईवीएम से कराएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से कराएंगे। अच्छा, तो अब इधर जो है, जो हमारे ट्रेडिशनल सियासतदान हैं मुल्क भर के, और जो बड़े बड़े जो हैं बुर्ज हैं, हर सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25-30-40 हजार जाली वोट हैं। अच्छा, ऐसा ही है। अच्छा, तो अगर वो ईवीएम आती है तो वो वोट वो नहीं चलेंगे। अच्छा, इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो ओवरवेलमिंगली वो पीटीआई का वोट है। तो इसलिए यानी मेरी असेसमेंट है, ये वो ख्वाहिश नहीं है, मेरी असेसमेंट है कि अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे वोट होते हैं तो जिसका मतलब ये है कि ये जितने भी गुरु फिरते हैं उनमें से 25-30 हजार जो है वोट उनके जाली जो है वो नहीं पड़ेंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी वोट देंगे। तो ऑब्वियस है, अब फिर अपोजिशन अगेन, अपोजिशन जो 10 अभी कुछ जो अंदर हैं कुछ हो जाएंगे, अभी साल डेढ़ है तो कुछ उम्मीद है और भी अंदर चले जाएंगे, कुछ ऑलरेडी बाहर बैठे हुए हैं। मतलब ये सारे जो आउटलॉज इन लॉज सारे निकाल के तो बाकी बचेगा कुछ नहीं अपोजिशन का। तो इसलिए सर आपने तो साफ कह दिया कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट है वो पीटीआई के साथ है, तो अपोजिशन तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को अप्रूव होने ही नहीं देगी। नहीं, वो अगेन वो कोशिश गवर्नमेंट करेगी कि वो साथ ऑन बोर्ड ले ले उनको, लेकिन नहीं लेंगे तो वो ले आएंगे, ऑर्डिनेंस ले आएंगे। वक्त कम रह गया है सर, वक्त कम रह गया है, उसकी जो सारी चीजें हैं वो बड़ी लंबा प्रोसेस मुझे तो नजर आ रहा है कि इस दफे भी हमें वोट का हक नहीं मिलेगा सर। ले आएंगे, आई टेल यू, ले आएंगे। भाई एक और चीज जो है कह दी है इन्होंने, और ये जो एक वो क्या कहना चाहिए कि बात सामने आ गई कि ले आएंगे, तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो परेशान है उनको इस साल जरूर वोटिंग का हक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा आपके साथ और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हो गई, और आपने डरा भी दिया है वैसे इस प्रोग्राम में, आपने अपोजिशन को काफी हद तक डरा दिया है पाकिस्तान की। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि हर तरफ जो है खुशहाली हो, पाकिस्तान में भी और हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं यहाँ पे भी, और यहाँ से हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये मुहब्बे वतन पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन है जो आपके लिए वक्त निकाल कर यहाँ जो कुछ देखते हैं उसकी सोच के मुताबिक आपको आगाह करने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स हम जरूर भेजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में कुछ और नए उलझे हुए सवालात और सुलझे हुए जवाब न्याजी साहब के आपके गोश गुजार करेंगे। जब तक के लिए इजाजत दें, खुदा हाफिज।